बालू फोर्ज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसका इम्पैक्ट हमें इसके प्राइस पर भी देखने के लिए मिला है। तो हुआ क्या है कि नाटो मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी साइड से एक ऑफिशियल सप्लाई चेन में इंक्लूड किया गया है बालू फोर्ज को। मतलब अब होगा क्या कि ये कंपनी बालू फोर्ज नाटो कंट्रीज जितनी भी हैं उनको हाई प्रिसीजन डिफेंस कंपोनेंट जैसे कि आर्टिलरी सेल्स, फॉरजेट पार्ट्स ये सप्लाई करने वाली है। देखो पहले तो ये समझो कि ये कोई नॉर्मल वेंडर नहीं होता, ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिट होती है, सर्टिफिकेशन होता है और क्वालिटी चेक करने के बाद ही किसी कंपनी को इस काम के लिए एंट्री मिलती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक तरीके से बालू फोर्ज के लिए गेम चेंजर भी हो सकती है क्योंकि उनका बिजनेस है ना डाइवर्सिफाई हो जाएगा और नाटो के लिए आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने वाले हैं। तो इसी चीज़ को मैं कंप्लीटली एनालाइज करने वाला हूँ। ये जो प्रेस रिलीज आई है इसको अच्छे से एनालाइज करूंगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा एक कंपनी इन एक्चुअल बनाती क्या है, उसके बाद ये बताऊंगा कि नाटो की सप्लाई चेन में एंटर होना क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी एज क्या है बालू फोर्ज के पास, और नेक्स्ट होगा कि इंडिया के लिए क्यों इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, और उसके बाद एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किस तरीके से ये बेनिफिट कर सकता है, और लास्ट में बताऊंगा कि फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है इस पर्टिकुलर सेगमेंट की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों हमारी यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बालू फोर्ज इन एक्चुअल काम क्या करती है। तो यहाँ पर केवल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बालू फोर्ज मेनली फोर्जेड एंड मशीन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में ये लोग आर्टिलरी सेल्स बॉडीज बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफेंस पार्ट भी बनाते हैं और 7 एक्सिस एंड 11 एक्सिस CNC मशीन यूज़ करते हैं। मतलब कंपनी सिर्फ मेटल पे काम नहीं करती, प्रिसीजन इंजीनियरिंग बैच भी बनाकर तैयार करती है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर कि नाटो की जो सप्लाई चेन है उसमें मीन्स एंटर हो जाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है बालू फोर्ज के लिए। तो देखो इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझो कि ग्लोबल डिफेंस का जो वैलिडेशन है वो नाटो की साइड से क्लियर हो गया। तो नाटो ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि बालू फोर्ज जो है ना वो वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। तो इससे हुआ क्या, उसको एक सर्टिफिकेशन हो गया ग्लोबली कहीं भी किसी भी कंट्री में काम करने के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म ऑर्डर यहाँ से मिल सकते हैं क्योंकि देखो डिफेंस में जो ऑर्डर होते हैं ना वो शॉर्ट टर्म के ऑर्डर नहीं होते, इसमें मिलते हैं 5-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट जो कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर तैयार हो जाते हैं कंपनी के लिए। उसके साथ में हाई मार्जिन बिजनेस है। देखो डिफेंस कंपोनेंट जो है वो इतना इजीली अवेलेबल तो है नहीं, मार्जिन बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो नॉर्मल ऑटो पार्ट जो ये सप्लाई करते हैं उससे इन डिफेंस प्रोडक्ट की जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। साथ में कस्टमर जो होता है ना, ये एक बार अगर आपसे माल ले लिया, कोई भी कस्टमर हुआ चाहे वो नाटो में कोई भी कंपनी हुई या कोई भी कंट्री हुई, वो अगर एक बार आपसे माल लेती है तो वो स्टिक सी हो जाती है। वो बार बार अपने सप्लायर को चेंज नहीं करते। एक बार माल आ गया, अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन है, तो वो बस उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कस्टमर स्टिकी हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म विजन क्लियर हो जाता है कंपनी का। और उसके साथ में कंपनी की जो एक रीच है ना वो नाटो तक पहुंच चुकी है, तो उससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है जिससे और साइड से भी बिजनेस मिलने में आसानी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी के पास टेक्नोलॉजी एज क्या है जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कंपनी के पास क्लोज डाई फॉर्जिंग है, उसके साथ में एडवांस हीट ट्रीटमेंट, अलाउ ऑप्टिमाइजेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। तो डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए हर चीज़ के लिए। तो डिफेंस सेक्टर तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है और काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस भी डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके साथ में हमारे इंडिया को इस पूरी जो ये प्रेस रिलीज आई है, इस पूरी जो ये डील हुई है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अब हम दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है भाई, जब ये चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट होंगी तो जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियन यूनियन है मीन्स EU के साथ जो हमारा FTA हुआ है उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट हमारी कंट्री और हमारे यहाँ की कंपनी ले पाएंगी। साथ में जो ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम है ना उसके अंदर एक इंडिया की अलग ही पहचान बननी स्टार्ट हो जाएगी कि अब इंडिया इस टाइप के प्रोडक्ट भी बाहर ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करता है। तो ये सिर्फ केवल एक कंपनी के लिए विन नहीं है, पूरे इंडिया के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है।
तो अब समझते हैं कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है। तो सबसे पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अभी तक कंपनी केवल ऑटो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के उसमें काम कर रही थी, अब कंपनी डिफेंस में काम करेगी, वो भी आउट ऑफ द कंट्री कंपनीज के साथ, कंट्रीज के साथ मींस एक्सपोर्ट करने वाली है, जो कि एक हाई मार्जिन बिजनेस है। तो रिवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ में ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंशन होगा कंपनी का, नाटो कंट्रीज के साथ एक ग्लोबल क्रेडिबिलिटी कंपनी की इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आगे के ऑर्डर मिलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मतलब जो डिफेंस की डिमांड, डिफेंस प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है ना, वो साइक्लिक होती है, वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि कहीं पे जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो उसके लिए एक डिमांड बढ़ जाती है, या फिर रेगुलर यूज वाली चीज़ें हैं तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म डिमांड की विजिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो इन सब चीज़ों से क्या इन्वेस्टर को मिलने वाला है कि अगर ये सब चीज़ें होंगी ना तो उनके पास रेगुलर ऑर्डर आएंगे, रेगुलर ऑर्डर आएंगे तो भाई वो सेल्स होगी तो प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा तो नंबर पे दिखेगा, नंबर पर दिखेगा तो स्टॉक को बेनिफिट होगा ना, और जब स्टॉक को बेनिफिट होगा तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होगा। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको मेरे हिसाब से तो नज़र बनाकर रखनी चाहिए कि किस तरीके के ऑर्डर इनको बाहर से मिल रहे हैं, कौन से ऑर्डर आगे जो फ्यूचर में देखेंगे आप, तो उसको रेगुलर वॉच कीजिए कि क्या क्या ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं और कहाँ से मिल रहे हैं, किस टाइप के डिफेंस प्रोडक्ट ये लोग सप्लाई करने वाले हैं फ्यूचर में। तो इन चीज़ों पर नज़र जरूर रखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी आएगी कि ये जो डील हुई या फिर जो इनको ऑथराइज किया गया है उसका बेनिफिट कंपनी को लग भी रहा है या नहीं लग रहा, केवल कहने की बात है, पेपर वाले काम है। तो सिंपल सा तरीका तो यही है कि रेगुलर कंपनी को एनालाइज करते रहिए, उसकी जो इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आते हैं उनको वॉच करते रहिए। उसके बाद अगर देखें फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, तो अगर एग्जीक्यूशन सही रहा, आप खुद सोच कर देखिए कि एक बार इन्होंने सप्लाई कर दी अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर, वहाँ पर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया, तो भाई ऑर्डर तो डिफेंस के अगर एक बार बन जाते हैं ना तो फिर वो कंटिन्यू चलते हैं। तो डिफेंस का रिवेन्यू एक मेजर रोल प्ले करेगा इनके टोटल रिवेन्यू के अंदर। उसके साथ में ओवरऑल ईबिटा का जो मार्जिन है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्जिन बहुत अच्छे मिल जाते हैं इस चीज़ में, तो ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे, जिससे ओवरऑल पैट में इनका काफ़ी बेनिफिट दिखेगा। उसके साथ में ऑर्डर बुक के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्ट है ना उनकी कंप्लीट विजिबिलिटी होगी। लेकिन देखो एक चीज़ क्लियर है कि डिफेंस का जो अप्रूवल होता है ना, ये निगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, परफेक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है। तो डिफेंस के जो अप्रूवल होते हैं ना वो थोड़े स्लो होते हैं। आज अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो शायद 6 महीने लग जाएं उसको कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गए, मीन्स टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गए तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, फिर चीज़ें अच्छे तरीके से फ्यूचर में चलती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा थ्रेड था इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के अंदर। देखो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसका इम्पैक्ट इसके शेयर्स पर भी पड़ा है। कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर तेजी रही तो बताना जरूरी था कि भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन कि इस पे इम्पैक्ट कर रही है। तो आप भी कमेंट करके बताइए कि कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है, फ्यूचर ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। तो अपने भी पॉइंट शेयर किया कीजिए। देखिए हमें भी सीखने को मिलता है, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट करते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें हमें भी सीखने को मिलती है। तो भाई कमेंट किया करो जिससे हमें भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी आए। और अगर आपको देखो वैल्यू फोर्स के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जरूर लेकर आएंगे, पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लेकर आए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।